गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 के सभी छात्रों को तथा छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज विषय अर्थशास्त्र में हम पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र घर पर रहकर पढ़ ही रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो घर पर रहते हुए सही ढंग से पढ़ें और मोबाइल के माध्यम से और मोबाइल का मिसयूज ना करें। आज का पार्ट है अर्थशास्त्र। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं इसे? इकोनॉमिक्स। इसको बोलते हैं ECONOMICS। इको का मतलब होता है कमी, मिक्स का मतलब होता है साथ। अगर हम साधारण भाषा में बात करूँ, अगर इस शब्द की संधि विच्छेद हम करें, इको का मतलब होता है कमी, मिक्स का मतलब होता है साथ। इसका मतलब कमी का साथ। तो अर्थशास्त्र का जो मोटिव वो ये है कि सीमित साधनों में अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है। सीमित साधनों में अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है, ये बात जिस शास्त्र में सिखाई जाती है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है? इसमें सांख्यिकी अर्थव्यवस्था के संबंध में। लेसन फर्स्ट है, मतलब परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। इसमें मुख्य बिंदु आज है अर्थशास्त्र का अभ्युदय, मतलब अर्थशास्त्र का आरंभ कब से हुआ। अर्थशास्त्र क्या है? एक नवीन शास्त्र है। इसके अंदर तमाम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यूँ तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो हम मनुष्य जब से पैदा हुआ है, जब से वो जीविकोपार्जन कर रहा है, जब से चल ही रहा है। एक विद्वान हुए हैं अर्थशास्त्री अरस्तु। अरस्तु का नाम सुना है? किसी ने सुना होगा अरस्तु। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, क्या लिखा उसमें? गृह प्रबंध का विज्ञान उन्होंने पुस्तक लिखी है। और उनके अलावा एक और हैं जेनिफर, उन्होंने लिखा है गृह विज्ञान की समस्याओं का अध्ययन कहा है इसके लिए। किसे? अर्थशास्त्र के लिए। इस प्रकार हिंदुस्तान के कौटिल्य और मनु दो अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने राजनीतिक क्रियाएं कहा है। इसी अर्थशास्त्र के विकास के क्रम में एक नाम आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो हैं वो उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? अर्थशास्त्र का जनक। इन्होंने 1776 ईस्वी में राष्ट्र के धन के स्वरूप के कारणों की खोज एक पुस्तक लिखी थी। और उसी से इसका क्या अभ्युदय माना जाता है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आपने नाम सुना होगा प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर जो मार्शल हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। मार्शल ने कौन सी किताब लिखी? अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और जभी से इसे अर्थशास्त्र के नाम से जाने लगा। ये बात थी अर्थशास्त्र के अभ्युदय, अर्थशास्त्र का प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी विवाद। अर्थशास्त्र की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है अर्थशास्त्र के अंदर। इसकी कोई एक परिभाषा दी जाए जिसमें सभी अर्थशास्त्री सहमत हों, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या कहा गया? अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी विवाद। वो विवाद है तो क्या? एक अर्थशास्त्री हुई हैं श्रीमती बारबरा वुटन। इन्होंने मालूम क्या कहा? इन्होंने ये कहा जहाँ 6 अर्थशास्त्री इकट्ठा होते हैं उनके 7 मत होते हैं। समझ रहे ना? मतलब 6 अर्थशास्त्री, मत कितने उनके? 7 हैं। इसलिए किसी भी एक परिभाषक में अर्थशास्त्र को नहीं बांधा जा सकता है। एक है J.N. कीन्स अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र ने अपने आप को परिभाषाओं के फंदे में फंसा लिया है। क्या कहा उन्होंने? अर्थशास्त्र ने अपने आप को परिभाषाओं के फंदे में फंसा लिया है। तो अर्थशास्त्र के जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, सब ने उसको अपने अपने प्रकार से परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र की परिभाषा का औचित्य है क्या? हम परिभाषा क्यों देना चाहते हैं?
अर्थशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, अर्थशास्त्र अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम अर्थशास्त्र की परिभाषा का औचित्य देखते हैं, एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर एरिक रोल, इनके शब्दों में आपको बात करता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट यार, ध्यान से देखें। इन्होंने क्या कहा, किसी विषय के वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा को उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार उस खेत की सीमाओं को जानना जिस पर खेती करनी है। हमें अर्थशास्त्र की सीमाएं तो बतानी चाहिए, हमें ये पता हमें किस चीज़ का अध्ययन करना है। ठीक है, क्योंकि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, इसलिए हमें उसके क्षेत्र की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब हम क्षेत्र की जानकारी हमें प्राप्त होती है उससे 4 फायदे होते हैं। एक तो ये कि छात्रों को अर्थशास्त्र के विषय सामग्री का ज्ञान हो जाता है। छात्रों क्या होता है, छात्रों को के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। तीसरा, अर्थशास्त्र की सीमाओं को पता चल जाता है हमें इसके अंदर, और विषय के मौलिक विषयों के संबंध में उसके जानने में उसकी सहायता मिलती है। ये 4 फायदे होते हैं छात्रों के अंदर। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देने में अर्थशास्त्री इतने अक्षम क्यों, सब अपनी अलग अलग परिभाषाएं क्यों देते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की यदि हम बात करते हैं तो अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में देखिए 5 प्रकार की परिभाषाएं। पहला है धन संबंधी परिभाषाएं, इससे पहला नाम आता है इसमें एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये मानते हैं, ठीक है, एडम स्मिथ और जो इस विचारधारा को मानते हैं कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है, ठीक है, वो उसके जनक हैं एडम स्मिथ। इन्होंने भी कहा है कि अर्थशास्त्र के अंदर धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और किसी क्रिया का इसके अंदर अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषाएं। प्रोफेसर मार्शल ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के कल्याण संबंधी शास्त्र है, उसमें धन तो है ही है लेकिन साथ में इसमें मनुष्य का कल्याण भी होना चाहिए, इसलिए क्या मानते हैं उसे कल्याण संबंधी परिभाषा इन्होंने दी है। किसने? प्रोफेसर मार्शल ने। दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं रॉबिन्स ने दी हैं और आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं जे.के. मेहता ने दी हैं और विकास पर केंद्रित परिभाषाएं सैमुअलसन और इस मत को जो मानने वाले हैं उन्होंने इसकी परिभाषाएं दी हैं। आगे हम बात कर रहे थे, अब ये परिभाषा में आया था प्रोफेसर एरिक के शब्दों में कि हमें उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए जिस क्षेत्र में हमें जिस विषय का अध्ययन करना है। ठीक है ना, हम इसके आगे बात करते हैं। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंदर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को सभी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के आधार पर अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण और 5वां राजस्व। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्या है कि उपभोग की। उपभोग मतलब कंजम्पशन, ठीक है ना। उपभोग मतलब क्या है? कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ? मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता को उपयोग करना कहलाता है उपभोग या कंजम्पशन। ठीक है, मतलब उपभोग जो है वो अर्थशास्त्र क्या है? आदि और अंत है, आदि और अंत है। तो इसमें जिस वस्तु का उपभोग कर लेते हैं उसकी उपयोगिता जब हमें प्राप्त होती है तो वह वस्तु क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो पहला इसका अर्थशास्त्र विषय सामग्री क्या है? उपभोग। दूसरा क्या है? उत्पादन। उत्पादन इसका दूसरा अर्थशास्त्र की सामग्री है। उत्पादन में है कि हम वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें, हम वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। वस्तु का उत्पादन क्या है? हमें क्या चाहिए होता है? भूमि, श्रम, संगठन, प्रबंध और साहस। इन चीज़ों जब हमारे पास होती हैं तभी हम किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के अंदर उत्पादन इसका एक महत्वपूर्ण चीज़ है। उत्पादन में क्या होता है? मैंने 5 चीज़ें। उत्पादन कब हो सकता है? जब हमारे पास भूमि हो, ठीक है, जब हमारे पास श्रम हो, ठीक है, उसके बाद पूंजी होनी चाहिए,
फिर प्रबंध होना चाहिए, फिर वो साहसी होना चाहिए जो इन सब चीज़ों के लाभ या हानि की जिम्मेदारी को वहन करता है। जब ये पांचों चीज़ें हमारे पास होती हैं तो वो उत्पादन की श्रेणी के अंदर आ जाता है। तीसरा है विनिमय। तीसरा क्या है इसके अंदर? विनिमय। विनिमय को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। क्या बोलते हैं विनिमय के लिए? एक्सचेंज। दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक वैधानिक आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। विनिमय मुख्य दो प्रकार का है, एक होता है वस्तु विनिमय, एक होता है द्रव्य विनिमय। देखिए शुरू में क्या था, जब मुद्रा का आविष्कार नहीं था तो उस समय क्या होता था? वस्तु विनिमय होता था। क्या होता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय क्या था? किसी एक व्यक्ति के पास कोई वस्तु है और दूसरे व्यक्ति के पास दूसरी वस्तु है, तो वो आपस में उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। ये एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। वर्तमान समय में वस्तु विनिमय का युग तो नहीं है, लेकिन द्रव्य विनिमय का है। ठीक है ना? एक्सचेंज समझते हैं ना? एक्सचेंज से मतलब, दोबारा समझ लिए एग्जाम्पल के द्वारा, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति राम है, उसके पास गेहूँ है, एक व्यक्ति श्याम है, उसके पास क्या है? चावल है। तो राम को जरूरत है चावल की, तो राम ने श्याम से चावल लेकर गेहूँ दे दिए। तो ये क्या हो गया? एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदलना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। और जैसे जैसे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई तो उनका वस्तु विनिमय से अलावा अब एक वस्तु के बदले में कई वस्तुएं प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब मान लीजिए केवल गेहूँ आपके पास है, आप चाहते हैं आपको चावल मिल जाए, आपको दाल भी मिल जाए, ठीक है, आपको चीनी भी मिल जाए, आपको साबुन भी मिल जाए, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल था जो एक वस्तु पर तमाम वस्तुएं आपको दें। इन समस्याओं को का समाधान के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। और वो वर्तमान समय जो हमारा है वो द्रव्य विनिमय का है। द्रव्य विनिमय क्या होता है? हम अपने माल को बाजार में बेच देते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं, मिलता है। जो पैसा मिलता है उससे हम अपनी आवश्यकता की वस्तु में खरीदते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा विनिमय। फिर है वितरण। वितरण बोलते हैं क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। समाज द्वारा उत्पादित धन को उत्पादन में सहयोग करने वाली संस्थाओं के मध्य इसके जो बंटवारा होता है उसको वितरण कहते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पांचवा है राजस्व। राजस्व क्या है? पब्लिक फाइनेंस बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, राजस्व में ये होता है कि सरकार को जो विभिन्न आपके कारोबार हैं, ठीक है, उनमें एक निश्चित दर से जो टैक्स लगाया जाता है और टैक्स से सरकार के पास जाता है। सरकार क्या करती है? उस टैक्स से अपनी योजनाओं को पूरा करती है। तो ये राजस्व कहलाता है। राजस्व सरकार इकट्ठा करती है और उसके माध्यम से तमाम वेलफेयर योजनाओं को लागू करती है। देखिए, दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री इसके अंदर हैं, प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर रॉबिन्स। इन दोनों ने अर्थशास्त्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। ठीक है, उन दोनों की परिभाषाओं में अंतर क्या है? ठीक है, आज मैं देखेंगे उन दोनों की परिभाषाओं में क्या अंतर है। सबसे पहले अध्ययन का क्षेत्र। प्रोफेसर जो मार्शल जो हैं वो केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रोफेसर जो रॉबिन्स हैं वो क्या करते हैं? वो मनुष्य आर्थिक क्रिया के साथ साथ, ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक क्रिया का अध्ययन करते हैं। दूसरा उद्देश्य, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल का जो उद्देश्य है वो क्या है? मानव कल्याण में वृद्धि करना। लेकिन रॉबिन्स का जो उद्देश्य है वो है, वो उद्देश्य के प्रति क्या है? तटस्थ रहते हैं। तीसरा है प्रकृति। प्रकृति का अंतर जो है, प्रोफेसर मार्शल जो हैं वो अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं, लेकिन प्रोफेसर रॉबिन्स जो हैं उसे क्या मानते हैं? यथार्थ विज्ञान मानते हैं। क्षेत्र जो है, क्षेत्र के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, विभिन्न अर्थशास्त्र के, हालांकि उनकी परिभाषाओं में तो बहुत अंतर है, लेकिन उनके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र उनका वही है विनिमय, ठीक है, वितरण, राजस्व और आपका उपभोग और उत्पादन।
ये 5 इसके मैंने क्षेत्र आपको बताए थे। दृष्टिकोण कैसा है? दृष्टिकोण की यदि बात करते हैं तो मार्क्स दृष्टिकोण क्या है? आदर्शवादी है। और रॉबिन्स का दृष्टिकोण कैसा है? अपेक्षाकृत कैसा है? यथार्थवादी। परिभाषा की बात करें तो जो मार्क्स की परिभाषा है वो थोड़ा सरल है और रॉबिन्स की परिभाषा कैसी है? थोड़ी जटिल, मतलब कठिन है। तो सभी छात्र, ये पहला लेसन है अर्थशास्त्र का आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका वीडियो हम भेज रहे हैं, उसकी PDF साथ में भेजी जाएगी, ठीक है। आप सभी छात्र इसका अध्ययन करें और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको आप मोबाइल के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।